हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम करेंगे चैप्टर 16 का लेक्चर नंबर 3 और आज ये लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। और इसमें जो 16.1 एक्सरसाइज है वो हम कंप्लीट करेंगे। इस एक्सरसाइज के लिए किस किस बात की आपको नॉलेज होनी चाहिए उसके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ जो बिल्कुल आसान है। देखो, ये सारे के सारे पॉइंट्स आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। पहला पॉइंट है टोटल 10 डिजिट्स आर देयर। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि मैथ्स में टोटल कितने डिजिट होते हैं, 10 डिजिट होते हैं। कई बच्चे 9 समझ लेते हैं कि 1 से लेके 9, लेकिन जीरो भी तो एक डिजिट है ना। हम 10 नंबर लिखते हैं तो 10 के लिए हम जीरो का भी तो यूज करते हैं, तो जीरो भी क्या होता है, एक डिजिट होता है। और फिर 1 से लेके 9, लेकिन ये टोटल क्या होते हैं अपने 10 हो गए। तो ये 10 के 10 क्या कहलाते हैं, अपने डिजिट्स कहलाते हैं। यानी कि मैथ्स में आप कितना भी बड़ा नंबर लिखोगे ना, वो इन 10 डिजिट से मिलके ही बनेगा, इससे बाहर डिजिट कोई भी यूज नहीं हो सकता। फिर मैंने आपको सेकंड पॉइंट बताया है कि आफ्टर एडिंग ए डिजिट 3 टाइम्स, यानी एक डिजिट ऐसा है इन 10 में से जिसको हम 3 टाइम्स अगर ऐड करें, 3 बार ऐड करें, तो इट गिव्स द सेम डिजिट एट द एंड। यानी कि उसके लास्ट में जो एडिशन आएगा ना, अपना जो आंसर आएगा, उसके लास्ट में वही डिजिट आ जाएगा जिस डिजिट को हमने ऐड किया है। तो बता दो वो डिजिट कौन सा है। मैंने सब हिंदी में भी लिख दिया है कि किस डिजिट को 3 बार ऐड करने पर लास्ट में वही डिजिट आ जाएगा। अपना आंसर कितना आएगा, 5। यानी कि 5 को 3 बार ऐड करेंगे तो 5 3 जा कितना होता है, 15। और लास्ट में देखो क्या ऐड आ गया, 5 आ गया ना। हमने 5 को ही 3 बार ऐड किया था और लास्ट में कितना आ गया, 5 आ गया। एक और है ऐसा डिजिट, कौन सा, जीरो। जीरो को तो आपको पता है कितनी भी बार ऐड करो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। जीरो है। फिर देखो मैंने सारे ऐड करके दिखा रखे हैं कि 1 को 3 बार ऐड करोगे तो 3 आएगा, यानी कि 1 नहीं आया ना। 2 को 3 टाइम्स ऐड करोगे, 2 3 जा 6, 2 तो नहीं आया। इस तरह से 0 और 5 दो ऐसे डिजिट है जिनको हम 3 बार ऐड करते हैं तो अपना वही डिजिट लास्ट में आ जाता है। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट देखो, मैं कहता हूँ एक डिजिट को मैंने 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, तो बताओ ऐसे कौन से डिजिट है कि वही लास्ट के अंदर वो सेम डिजिट आ जाएगा। जैसे मान लो आप 0 इंटू 0 करते हो, लास्ट में 0 आ गया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हो, लास्ट में 1 आएगा। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 25, लास्ट में 5 आ गया ना। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करते हो 36, लास्ट में कितना आ गया, 6 आ गया। ये इस तरीके से मैं बताना चाहता हूँ। तो ये 4 डिजिट ऐसे हैं जिनको अगर हम खुद के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसका यूनिट डिजिट आपका दोबारा से वही आ जाएगा। देखो मैंने सारे के सारे करके दिखाए हैं, एक्सप्लेन कर दिया। ये तो वो डिजिट है जिनको मल्टीप्लाई करने पर लास्ट में वही डिजिट आ जाएगा आपका, है ना। 5 को मल्टीप्लाई करोगे, 6 को करोगे 6 से तो 36, यानी कि लास्ट डिजिट क्या आ गया दोबारा से 6। बाकी जो 6 डिजिट रह गए, ये तो कितने डिजिट है बताओ, ऐसे 4 डिजिट है। और बाकी डिजिट कितने रह गए, 6 रह गए, क्योंकि टोटल 10 डिजिट होते हैं। इनके साथ ऐसा नहीं होता। मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 4, 4 आया, 2 तो नहीं आया ना। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 9, 3 तो नहीं आया। इस तरीके से मैंने सारी चीज़ें आपको लिख के दिखा दी कि कौन से डिजिट ऐसे हैं जिनको 2 बार मल्टीप्लाई करें तो उसका यूनिट डिजिट वही आ जाए जिस डिजिट को हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया था। ये छोटी छोटी बातें हैं। अब देखो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन, 3 एग्जाम्पल है आपके 16.1 एक्सरसाइज में और 10 अनसोल्ड क्वेश्चन है। तो 13 के 13 क्वेश्चन आज हम करेंगे। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है। कैसे पेपर में ये क्वेश्चन आएगा तो हम सोल्व करेंगे, मैं ये बताऊंगा आपको। आपको कहता है ये एडिशन का क्वेश्चन है, इसमें क्यू की वैल्यू बतानी है। मतलब कि क्यू की सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है इस क्वेश्चन के अंदर, वो आपको बतानी है। मतलब क्यू की जगह क्या लिखें कि इन दोनों नंबर को ऐड करने पर 501 आ जाए। आपको यहाँ से हिंट मिलेगा। देखो क्यू एक डिजिट है कोई भी, है ना। क्यू 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से कोई ना कोई क्या है, एक डिजिट है। कोई नालायक से नालायक बच्चा भी बता देगा। आप देख के बताओ क्या क्यू को आप 0 पुट कर सकते हो। अगर क्यू को 0 पुट करोगे तो आप सोचो, एक बार दोबारा लिख लो इसको। मैं दोबारा लिख रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ एक बच्चे ने क्यू को इरेज करके और इसकी जगह क्या लिख दिया बच्चों, 0 लिख दिया, मान लेते हैं। तो बताना 0 + 3 तो कितना होता है, 3 होता है, लेकिन यहाँ पे तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इस तरह से आप सोच सकते हो। क्या 1 लिखने से बात बन जाएगी। 1 लिखोगे तो 1 + 3 कितना होता है, 4। तो आप कहोगे सर ऐसा नहीं पॉसिबल है। मतलब कि ये 1 जो है ना, वो 1 नहीं बना होगा, ये 11 बना होगा पक्का, है ना। 1 कैरी गया होगा। 11 कब बनता है, जब क्यू की जगह आप 8 लिखोगे। यानी कि यहाँ अगर कोई बच्चा 8 लिखेगा, 8 और 3 कितना होता है, 11 होता है। 11 का 1 हमने यहाँ पे लगा दिया, 1 कैरी यहाँ पे ले आए, है ना, तभी तो बात बनेगी। अब यहाँ पे भी फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा, 8, क्योंकि क्यू जहाँ पे भी होगा ना पूरे क्वेश्चन में,
उसकी जगह एक ही डिजिट लिख सकते हो आप। कौन सा? इस क्वेश्चन के हिसाब से 8 लिख सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बताओ, पुट q इज इक्वल टू 8। 8 पुट करके देखना, क्या 8 पुट करने से इन दोनों नंबर्स को ऐड करने पे 501 आ रहा है? आ जाएगा ना, बिल्कुल। देखो आ गया 501। तो हमारा आंसर कितना आ गया? आंसर q इज इक्वल टू 8। क्यों आया q इज इक्वल टू 8? बिकॉज इट सेटिस्फाइज, आप बस इतना लिख देना, इट सेटिस्फाइज दिस एडिशन। ये जो एडिशन का क्वेश्चन है, या ये जो एडिशन है q इज इक्वल टू 8, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब कि q को 8 पुट करने से ये एडिशन सही आ रहा है, इसलिए हमारा q का आंसर कितना होगा? 8। अब कोई बच्चा सोचेगा कि क्या 8 के अलावा भी सर कोई आंसर हो सकता है क्या? मैं कहता हूँ नहीं, एक ही आंसर पॉसिबल है। कितना? 8। 8 पुट करोगे ना आप यहाँ पे q की जगह, तभी आपका आंसर सही आएगा। बाकी कुछ भी पुट करके देख लेना। q को जैसे आप 1 पुट करो, q को आप 1 पुट करो दोनों जगह, ठीक है, इन दोनों को जोड़ लेना, 501 नहीं आएगा। 2 पुट करके देख लेना, नहीं आएगा। 3 से भी नहीं आएगा, सिर्फ किससे आएगा? 8 से आएगा, ठीक है। आंसर आ गया अपना। यानी कि इन्हीं 9 डिजिट के अंदर से कोई ना कोई हमारा आंसर आएगा। बस पूरी एक्सरसाइज के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन है। तो आपको ये मैंने रफ काम करके दिखाया है, ये क्या है? रफ वर्क है, और ये आपको फेयर में करना है, ठीक है। इतना जो मैंने लिखा है यहाँ पे। अब देखो इसका सेकंड एग्जांपल, इसमें भी ये कहता है कि ए और बी फाइंड आउट करने हैं। देखो जो भी अल्फ़ाबेट है ना, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी, ये दोनों अपने को बताने हैं क्या क्या हो सकते हैं। और देखो ए जो भी होगा ना, अगर यहाँ पे आप 2 लिखोगे तो इधर भी 2 लिखना पड़ेगा, इधर भी 2 लिखना पड़ेगा, इधर भी 2, क्योंकि सारे क्या है, ये ए तो है। एक क्वेश्चन में एक ही वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। ये नहीं है कि आप यहाँ पे 2 लिख दो, यहाँ पे 3 लिख दो, नहीं। अगर ये वाले ए को आप 2 लिखोगे तो ये ए को भी आपको 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि सारे के सारे ए क्या है? सेम ही तो है, ठीक है। तो अब आप बता दो, मैंने एक कॉन्सेप्ट आज ही आपको बताया है कि किसी नंबर को 3 बार ऐड करने पर वही डिजिट आ जाए, है ना। तो वो डिजिट कितना होता है बताओ? A5 होता है ना, या तो 0 होता है। देखो 0 नहीं मानेंगे, क्योंकि 0 पुट करोगे तो फिर यहाँ पे 0 आएगा, तो इसको भी क्या लिखना पड़ेगा? 0, क्योंकि 0 पुट कर दोगे आप, बताओ, तो ये तो 0 ही होता है। तो इसका मतलब बी को भी क्या लिखना पड़ेगा? अपने को 0 लिखना पड़ेगा। तो ए और बी दोनों क्या आ जाएंगे? 0। तो किसी क्वेश्चन में अगर 2 ही डिजिट फाइंड करने हो ना आपको, ए और बी, तो इस चीज से हमेशा आपको बचने की कोशिश करनी है कि दोनों इक्वल ना आए, ठीक है। तो आप क्या कर दो, ए को 0 के अलावा फिर क्या होता है बताओ? 5 ही होता है। आज ही मैंने आपको बताया था। 5 को ऊपर 3 बार क्या करो? ऐड करो। नीचे कितना आएगा बताओ? नीचे अपनी मर्जी से नहीं लिखेंगे। 5 + 5 + 5 कितना होता है? 15 होता है। देखो ए की जगह तो कितना आ गया? 5 आ गया, है ना। ए की जगह तो कितना आ गया? 5। लेकिन आपसे बी भी पूछा है, बी देखना ये वाला है, और हमारा कितना है यहाँ पे? 1। ए इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू 5 एंड बी इज इक्वल टू 1। हमारा इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर आएगा। जैसे मैंने करके दिखाया ना, बिल्कुल सेम वैसे ही करना है, बस ये काम नहीं करना। ये सिर्फ मैं आपको रफ वर्क है आपका, ठीक है। ये एग्जाम में नहीं करना, ये आपका सारा का सारा क्या है? फेयर वर्क है। ये करना है आपको एग्जाम के अंदर। अब देखो इसका थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल में क्या कहता है? अब ये 2 क्वेश्चन तो क्या थे आपके? एडिशन के थे। अब क्वेश्चन क्या आ गया आपका? मल्टीप्लिकेशन का। कौन सा क्वेश्चन आ गया बच्चों? मल्टीप्लिकेशन का। अब आपको बड़ा ध्यान से सोचना पड़ेगा कि इसके अंदर हम जो है ना क्या करें। देखो मैं पहले रफ में करके दिखाता हूँ आपको। पहले क्या करता हूँ मैं? रफ वर्क। इन क्वेश्चंस के लिए रफ वर्क आपको काफी करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो क्या है? PAB3 और 57A। PAB3 और आंसर कितना है इसका? 57A, और इन दोनों की क्या की गई है? मल्टीप्लिकेशन की गई है। आप खुद सोचो, यहाँ पे देखो, सोचना कैसे मैं वो बता रहा हूँ। यहाँ पे A है ना, और यहाँ पे भी क्या है? A है। मतलब कि आप A को कोई ऐसा नंबर पुट करो जिसकी 3 से हम क्या करेंगे? देखो मल्टीप्लाई भी करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वो यूनिट डिजिट वही आ जाए जो आपने यहाँ पे पुट किया है। जैसे मान लो लेट ए को किसी बच्चे ने गलती से 1 पुट कर दिया, कर भी दिया, मान लेते हैं। ए को मेरे को बताना, आप 1 पुट करोगे यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे क्या 1 आएगा भाई? 1 3 जा तो कितना होता है? 3। लेकिन ये ए और ये ए तो सेम ही है ना, तो ऊपर अगर 1 है तो यहाँ पे भी कितना आना चाहिए? 1। ये तो नहीं आया, तो यानी कि नहीं कर सकते। आप मान लो किसी बच्चे ने ए को कितना पुट कर दिया? 2 पुट कर दिया। करें, पुट कर करके देखे जाओ। मैं कहता हूँ रटना नहीं है कुछ भी, ठीक है। ए को किसी बच्चे ने क्या पुट कर दिया? 2 पुट कर दिया। तो मैं इस ए की जगह क्या लिख के दिखा रहा हूँ आपको? 2 लिख के दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे तो 3 है ही,
बताना आप मेरे को, 2 3 जा तो कितना होता है 6, लेकिन ये डिजिट और ये डिजिट तो क्या होने चाहिए सेम, क्योंकि यहाँ पे सेम ही तो है, ये ए और ए है ना, तो इसका मतलब 2 भी नहीं पुट कर सकते। लेट कर लो आप, ए को कितना पुट कर दो 3, आपको देखो 2 3 बार पुट करोगे ना आपको आइडिया हो जाएगा। 3 पुट करोगे तो देखो ऊपर 3 नीचे भी 3, 3 3 जा तो कितना होता है 9, ये और ये सेम नहीं आया सेम है ना, तो यानी कि 3 भी नहीं पुट कर सकते। लेट कर लो, ए को कितना पुट कर लो 4, देखना ऊपर 4 पुट करोगे नीचे तो 3 फिक्स है, 4 3 जा तो 12 होता है, लेकिन आना तो ये और ये डिजिट सेम चाहिए, नहीं आया सेम, तो यानी कि 4 भी नहीं पुट कर सकते। आप लेट कर लो, ए को कितना पुट कर दो 5, देखना 5 पुट करने से कुछ बात बनेगी। बी यहाँ पे 5 पुट करोगे, यहाँ पे नीचे 5 3 जा कितना होता है 15, देखो आ गया ना 5, तो यानी कि 5 पुट करने से अपना क्या बन रहा है 5 बन रहा है, बन सकता है, मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है 5 आ गया। एक तो ए को हम 5 पुट कर सकते हैं, बाकी कोई भी डिजिट नहीं पुट कर सकते, हाँ जीरो जरूर पुट कर सकते हैं। ए को क्या पुट कर दो 0, क्योंकि 0 पुट करोगे तो 3 0 जा 0 होता है, तो बात बन जाएगी है ना, क्या होता है बच्चों 0 होता है। तो या तो हम ए को 5 पुट करेंगे और या फिर क्या पुट करेंगे 0 पुट करेंगे, दो पॉसिबिलिटी है, लेकिन साथ में बी भी तो है ना, बी भी साथ में बैठा हुआ है, तो बी को भी देखना पड़ेगा कि अब क्या पुट करें। एक ही आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, या तो ए 5 आएगा या ए क्या आएगा 0। अब 5 आएगा कि 0 आएगा, अब मैं आपको पुट करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब जैसे मान लो ये थर्ड एग्जाम्पल था ना आपका, ये वाला 5 7 और ये ए, ये कितना है आपका, देखो बी और ए को कितना पुट कर रहा हूँ, एक बार मैं 5 पुट कर रहा हूँ, ठीक है, और नीचे तो कितना है 5 7 और ए को 5 पुट किया है अपने को। अब बस आपको है ना ये सोचना है कि आप बी की जगह, देखो दोनों जगह बी है, बी की जगह क्या पुट करोगे, बहुत आसानी से सोच सकते हो। किसी बच्चे ने पहले सोचा कि सर बी को मैं 1 मान लेता हूँ, तो मैं कहता हूँ यहाँ 1 है तो यहाँ पे भी कितना होगा 1, क्योंकि दोनों जगह बी है, ये 5 और ये 3, दोनों की मल्टीप्लीकेशन क्या 575 आती है, कोई बच्चा कहेगा सर बिल्कुल नहीं आती, इसका मतलब हम बी को 1 नहीं मान सकते, बी को 1 नहीं मान सकते। ऐसे ही कोई बच्चा कहेगा सर फिर बी को 2 मान ले क्या, मैं कहता हूँ एक बार पुट करके देख लेते हैं, 2 रखो दोनों जगह बी को, यहाँ तो कितना है 5 3 है ही, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करोगे ना 575 आ जाएगी, यस ये ट्रू है। 25 को 23 से मल्टीप्लाई करोगे 575 ही आता है, इसका मतलब हमारे को पता लग गया कि सब कुछ सही है, ए कितना है 3 है और बी कितना है 2 है। इस तरह से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ये क्वेश्चन कोई फॉर्मूला बेस्ड या कोई रट्टे वाले क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सारा काम पहले रफ में करके दिखाना है, फिर यहाँ पे लिखना है पुट ए इज इक्वल टू 5 और बी इज इक्वल टू 2। देखो पूरी एक्सरसाइज के अंदर है ना 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, और ये बार बार लिख लिख के देख लो नोटबुक में, एग्जाम में इनमें से कोई क्वेश्चन आ गया तो आप आसानी से उसको सोल्व कर दोगे। अब देखो पुट करके देखो, बी को 2 और ए को कितना 5, बी की जगह 2 और ए की जगह कितना आपका 5, देखो इनकी मल्टीप्लाई करना, 25 3 जा कितना होता है 75, 25 2 जा कितना होता है 50, 575 आ गया ना 575, तो हमारा आंसर क्या आ गया लास्ट में लिखेंगे, सो आंसर इज ए इज इक्वल टू 5 और बी इज इक्वल टू 2। बस ये अपने को क्या है अपना आंसर देना है, फेयर में तो इतना करना है, बाकी जो ये सारा काम मैंने करके दिखाया ना, ये आपको पेपर में जो रफ शीट मिलेगी उसके ऊपर काम करके देखना है कि क्या क्या हम पुट करें, फेयर में नहीं ज़्यादा दिखाना उसको, ठीक है। ये आपके थे तीनों के तीनों एग्जाम्पल। अब ये आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी एक्सरसाइज 16.1 और इसमें 10 क्वेश्चन है, 10 के 10 क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करना सिखाऊंगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, एडिशन का क्वेश्चन होता है आसान, मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन में हमारे को कई बार सोचना पड़ सकता है, ठीक है। ए की जगह क्या पुट करें आप खुद सोच लो, ए कोई ना कोई डिजिट होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से कुछ ना कुछ होगा, आप खुद बता दो। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब ये 2 नहीं है, ये कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए है ना। ए की जगह कितना पुट करोगे, कोई भी बच्चा बता देगा 7, क्योंकि 7 और 5 तो कितना होता है 12 होता है, पुट करो आप ए की जगह कितना 7। अब आप खुद बता दो मेरे को, ए की जगह अगर 7 पुट करोगे तो कितना बन गया 37 ऊपर 25 नीचे, इन दोनों का एडिशन कितना होता है 62, देखो लास्ट में 2 आ गया, चाहिए था अपने को। बी यहाँ पे कितना आएगा फिर 6 आएगा, सो आंसर इज आप क्या लिखोगे, ए इज इक्वल टू 7 एंड बी इज इक्वल टू 6, ये अपने क्वेश्चन का
आंसर है। ठीक है, मेरे को कैसे पता लगा ए को 7 पुट करूं, क्योंकि ये 5 है तो ए जो है ना अपना 7 होगा, तभी तो 7 + 5 12 बनेगा ना, तो ये अपने इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, ये टेक्स्ट बुक का आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसमें 3 डिजिट है। ठीक है, आपको सिर्फ किसके बारे में सोचना है, ए के बारे में। बी और सी तो अपने आप ही आ जाएंगे। आप खुद देखो, ये 8 है और यहाँ पे एडिशन कितना आ रहा है 3, इसका मतलब ये 3 नहीं है, कितना है 13 है। तो ए को कितना पुट करोगे बताओ 5, क्यों, क्योंकि 8 में 5 ऐड करोगे तभी तो 13 आएगा ना। तो क्या लिखोगे बच्चों, पुट ए इज इक्वल टू 5। बस एक स्टेप आपको स्टार्टिंग का ये सोचना है, उसके बाद आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ए की जगह 5 लिखना, ए की जगह 5 लिखो, यहाँ पे तो 98 है ही, दोनों का एडिशन करो अपनी तरफ से। 5 + 8 13, कैरी 1, 9 + 4 13, 13 और 1 कितना हो गया 14। आप खुद बता दो मेरे को कि यहाँ पे बी और सी क्या है। आप कहोगे सर ये 3 चाहिए था, 3 आ गया। बी की जगह हमारा कितना है बता दो 4, सेकेंड नंबर का डिजिट, और सी की जगह कितना है देखो लास्ट ये वाला डिजिट, ये कितना है 1। सो हम लिखेंगे आंसर इज, जैसे मैं कर रहा हूँ ना एग्जाम में, बिल्कुल एज इट इज वैसे का वैसे करना है आपको। ठीक है, चाहिए सर्कल मत लगाना। आंसर क्या है हमारा, ए कितना 5, बी कितना 4 और सी कितना 1। ये अपने इस क्वेश्चन का आंसर है। हमें तो सिर्फ किसके बारे में सोचना है, ए के बारे में। बी और सी के बारे में हमें नहीं सोचना, बी और सी तो लास्ट में अपने आप ही आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आपको सिर्फ ए की वैल्यू निकालनी है। आप बस सोच के मेरे को ये बता दो, ये 1 है, ये ए है, ये ए है, मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है, 9 और ए। रफ वर्क कर रहा हूँ मैं। ठीक है, कौन सा वर्क है ये, रफ वर्क, यानी कि एग्जाम में ये वाला काम नहीं करना जो मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। ए कोई ना कोई डिजिट होगा, 0 1 2 3 4 अप टू 9 में से। आपको कुछ भी नहीं आता मान लो, आप पुट तो करके देख सकते हो, ए को 0 पुट करके देख लो। यहाँ 0 है तो यहाँ पे भी क्या लिखोगे 0, 10 0 जा तो क्या होता है 0। लेकिन बताओ यहाँ पे तो 9 आना चाहिए ना क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन यानी कि नहीं है। आप ए को कितना पुट करके देख लो 1, ए की जगह 1 पुट करना, क्या यहाँ पे 9 आ रहा है, नहीं आ रहा, छोड़ दो इसको। आप ए की जगह 2 पुट करके देखना, ए की जगह 2 पुट करोगे, क्या 9 आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ए की जगह आप क्या पुट करो, देखो 3 पुट करके देखना, 3 पुट करोगे तो 39, 9 नहीं आ रहा ना। 4 पुट करके देखो, 9 नहीं आ रहा। 5 पुट करके देखो, पुट करके देखते जाओ, मैं कहता हूँ रट्टा है ही नहीं कुछ भी। ठीक है, 6 पुट करके देखो, 16 6 जा कितना होता है 96, बन गई ना बात। देखो 9 भी आ गया, और ए जो आपने यहाँ पे पुट किया है वही नीचे आना चाहिए, है ना। ये 6 पुट किया है, वही देखो क्या आ गया, नीचे आ गया। तो बस ये रफ वर्क है। फिर में आप इतना सा यहाँ पे लिखोगे, पुट करो ए इज इक्वल टू कितना 6। मैंने बता दिया ना, देखो 6 पुट करने से सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो 1, ए की जगह क्या लिखो 6, इस ए की जगह भी फिर क्या लिखोगे 6, और 16 6 जा कितना होता है आपका 96। तो यानी कि ये सेटिस्फाई हो गया, ये क्या हो गया आपका ट्रू। सो ए इज इक्वल टू 6 इज आवर आंसर। क्वेश्चन खत्म। अब देख लो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर मैं रफ वर्क कर रहा हूँ। पहले रफ वर्क मैं हर क्वेश्चन के अंदर आपको करके दिखाऊंगा। ए बी 3 और 7, और ये कितना है 6 और ए, और इन दोनों को क्या है एडिशन। एडिशन वाले क्वेश्चन आसान होते हैं। अब देखो आप है ना, यहाँ पे पहले बी के बारे में नहीं सोच सकते, क्योंकि आपको यहाँ अगर पता होता ना कि क्या है, तब तो आप सोच सकते थे कि बी को क्या लिखें, यानी कि 7 में क्या ऐड करूं कि मेरा इतना बन जाए। लेकिन ये तो ए है, ए तो पता ही नहीं। आप यहाँ से सोचना स्टार्ट करो। आपको क्या करना है, यहाँ से सोचना स्टार्ट करो। मैं हर क्वेश्चन आपको बताऊंगा बच्चों कि कैसे आपको सोचना है। इधर से क्यों नहीं सोचना, क्योंकि 7 में क्या ऐड करें कि क्या आ जाए। दो बार क्या आ गया तो मतलब कुछ भी नहीं पता लगेगा। मान लो आप यहाँ पे 7 में 4 ऐड करो तो 11 आना चाहिए, लेकिन आपको क्या पता कि यहाँ पे 1 ही आना चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ से नहीं सोच सकते। अब इधर से सोचता हूँ मैं, इन दोनों का एडिशन कितना है 6। अब कोई भी बच्चा बता देगा कि सर ए को है ना 3 पुट कर दो, पुट कर दो ए को कितना 3। मैंने कह दिया कि चलो मैं 3 पुट कर देता हूँ ए को। लेकिन एक बात सोचो, ए को जब 3 पुट करोगे आप, तो यहाँ पे भी ए को 3 रखना पड़ेगा। आप ए को जब 3 रखोगे तो इधर भी आपको क्या रखना पड़ेगा 3। लेकिन फिर वही बात होगी कि ये फिर 3 नहीं है बल्कि कितना है 13 है, और 13 होगा तो एक कैरी जाएगा।
एक कैरी जाएगा तो 3 + 3 6, 6 + 1 कितना होना चाहिए 7, लेकिन आना तो कितना चाहिए अपना 6 आना चाहिए ना। इसका मतलब ए को 3 नहीं पुट करेंगे, कितना पुट करेंगे 2, क्योंकि एक तो कैरी आ जाएगा, तो 3 + 2 कितना होगा अपना 5 आएगा। तो बस मेरे को पता लग गया, मेरे को क्या पता लग गया, पुट करो इसमें ए को कितना 2। एक ही स्टेप होता है जो आपको पता लग जाएगा। देखो ए को 2 पुट करोगे, अगर ए को 2 पुट करोगे तो इधर भी 2 लिखना है आपको, ठीक है, और यहाँ पे 6 आ जाएगा अपने आप। तो देखो क्या हो गया, ये 7 है और ये 12 है, 7 में क्या ऐड करें कि 12 आ जाए, आप कहोगे सर 5 पुट कर दो, एक कैरी आ जाएगा, कैरी 3 + 2 5, 5 + 1 6, बात बन गई ना। ए को कितना पुट कर दो आप बताओ बच्चों 2, और बी को कितना पुट कर दो आप 5, है ना, अपने आप ही आ जाएगा। एक के बारे में सोच लिया ना तो दूसरा तो अपने आप ही पता लग जाएगा आपको। तो देखो ए की जगह 2, ये बी की जगह कितना 5, प्लस 37 करो, ऐड करो, दोनों का एडिशन कितना है 62, देख लो आ रहा है ना, यही 6 तो चाहिए था, ए की जगह कितना पुट किया 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तो अपना आंसर आ गया। सो आंसर इज ए इज इक्वल टू 2 और बी इज इक्वल टू 5। बस इसको बॉक्स में या सर्कल के अंदर क्या है बंद कर दो, खत्म क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एडिशन का क्वेश्चन, मैंने कहा था आपको आसान होता है, ये तो वही क्वेश्चन आ गया शायद, ये तो वही क्वेश्चन आ गया है ना। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं है, सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, 37 वाला। आप इसको इरेज करके क्वेश्चन नंबर 4 ही है ये तो मैंने रफ वर्क करने के लिए नेक्स्ट पेज पे दोबारा लिया इस क्वेश्चन को, ठीक है, छोड़ दो इसको। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखो इसमें आपको दे रखा है, मैं रफ में करके दिखाता हूँ पहले, नेक्स्ट पेज पे CAB वाला क्वेश्चन है, हाँ यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ये मैं करके दिखा रहा हूँ आपको पहले रफ में। देखो A B 3 और B, आप है ना यहाँ पे बी को क्या सोच सकते हो कि उससे 3 से मल्टीप्लाई करने पे बी आ जाए, ठीक है, सेम डिजिट है, यानी कि बी को या तो आप क्या पुट कर सकते हो 0, क्योंकि 0 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे भी क्या आएगा आपका 0 ही आएगा, है ना, बात बन जाएगी। बी को क्या पुट कर दो 0 पुट कर दो, मान लो मैं बी को 0 पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पे भी क्या पुट करना पड़ेगा 0। अब आप मेरे को बता दो कि ए को फिर क्या पुट करोगे आप, ए को आपको सोचना पड़ेगा, देखो बहुत ध्यान से। अब वो कैसे सोचोगे मैं ये बता रहा हूँ आपको। आप देखो 0 3 जा 0 यहाँ लिख दिया, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन में कैसे करते, जैसे ऐसा नंबर होता है आप क्या करते हो, जैसे मान लो यहाँ पे 2 लिख दिया, 3 2 जा 6, उसके बाद आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हो ना, तो यहाँ पे क्या करोगे फिर बताओ, ए की मल्टीप्लाई 3 से करोगे, और वो क्या आनी चाहिए आप बता सकते हो, वो आनी चाहिए ये 2 नंबर है ना, क्योंकि 3 0 जा तो 0 हो गया। अब ए की 3 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो CA आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए बच्चों CA आनी चाहिए। कहने का मतलब जो आप यहाँ डिजिट पुट करोगे वही यहाँ आना चाहिए। तो मैं ए को क्या पुट कर देता हूँ इसमें 5 पुट कर देता हूँ, 5 पुट करोगे ना तो 3 5 जा तो कितना होता है 15, देखो यहाँ जो डिजिट था वही आ गया ना 5, तो इसका मतलब सी तो फिर अपने आप ही कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बी को क्या पुट करोगे आप 0, ए को क्या पुट करोगे 5 और सी को क्या पुट करोगे 1। तो आप अब आ जाओ फेयर में, पुट करो आप बी को कितना 0 और ए को कितना 5, ठीक है, बस इन दो को पुट करना है आपको। पुट करो आप ए को कितना आप 5 पुट करो और बी को कितना पुट करो 0। 50 को 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है आपका 150 आता है ना। सो आंसर इज, लास्ट में आप क्या लिख देना, आंसर इज ए इज इक्वल टू 5, बी को क्या पुट किया 0 और सी कितना है, देखो ये आ गया ना अपना सी कितना है अपना 1। ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। 2-3 क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज में ऐसे हैं जिनकी आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उनमें से एक क्वेश्चन ये है, ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने आपको लिखा है, इसकी क्या करो आप प्रैक्टिस करो अगेन एंड अगेन, तभी आपको सोच पाओगे एग्जाम के अंदर, ठीक है। और 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना कोई मुश्किल बात है भी नहीं, बाकी पूरा चैप्टर तो आसान ही है। 5th क्वेश्चन हो गया। 6th क्वेश्चन देखो, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 5 की जगह है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल एज इट इज वही। देखो इसमें ए बी 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में पता है क्या था, क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे 5 की जगह 3 था, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये क्या है, रफ वर्क कर रहा हूँ मैं, ये किसका रफ वर्क है आपका क्वेश्चन नंबर 6 का। देखो वहां पे हमने बी को क्या पुट किया था बताओ 0 पुट किया था, इधर भी क्या पुट कर दो आप, बी को 0 पुट कर दो, बी को 0 पुट करके देखो बच्चों कितना आपका आएगा। बी को हम क्या पुट कर देते हैं 0, बी को 0 पुट करना, ए 0 5
वही यहाँ पे तो क्या आ जाएगा 0। अब क्या आना चाहिए फिर आपका, अब इस a की जब आपने 5 से मल्टीप्लाई की होगी ना तो वो ca आया होगा, है ना। यानी कि a को कितना पुट कर दो आप 5, 5 पुट करोगे तो देखो 5 इंटू 5, 5 जा होता है 25, ये सेम आ गया ना, सेम आ गया। तो c कितना रह गया अपने आप ही 2 रह गया आपका। तो बस b को 0 और a को 5, और पिछले क्वेश्चन में भी हमने सेम यही पुट किया था हमने क्या, b को 0 और a को 5। मैं दिखाऊंगा आपको पिछला पेज, देखो b को 0 a को 5, ये देखो b को 0 a को 5, सेम क्वेश्चन, इसलिए मैं कह रहा हूँ दोनों का आंसर लगभग आपका क्या आएगा, सेम आएगा, तरीका सेम है। b को 0 पुट करना और a को 5 पुट करना। वहां पे क्या था 53 जा, यहाँ पे क्या है 55 जा, 55 जा कितना होता है 250। आपका आंसर बताओ। सो आंसर इज a को क्या पुट किया आपने 5, b को क्या पुट किया आपने 0, c अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते। c क्या आया देखो, यहाँ पे ये रहा c, यहाँ पे ये रहा c, c कितना है आपका 2। पिछले क्वेश्चन में c आपका कितना आया था 1 आया था, यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे है, ठीक है, हो गया ये खत्म। अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर 7, ये क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 7, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि इंपॉर्टेंट का मतलब प्रैक्टिस करनी है इसकी, ठीक है। 5th और 6th तो एक जैसे थे, प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। जिसके बारे में मैं लिख रहा हूँ उसकी बार बार प्रैक्टिस कर लेना, 2-3 बार कॉपी पे लिख लिख के देख लेना और अपने दिमाग में डाल लेना बातें, बस आसान हो जाएगा आपका काम। ये देखो अब मैं इसी क्वेश्चन को यहाँ पे आपको सोल्व करके दिखाता हूँ, पहले रफ में, यानी कि एक्सप्लेन करता हूँ मैं पहले सारी चीजें। देखो यहाँ पे आपको बी डिजिट के बारे में सोचना है, यहाँ बी है और यहाँ तीनों बार बी है। कहने का मतलब जो आप इधर लिखोगे ना वही आपको इधर लिखना है, समझ रहे हो आप मेरी बात। कहने का मतलब ये है बी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 या 9, इनमें से कोई ना कोई डिजिट होगा, क्योंकि डिजिट मैंने बताया था यही होते हैं, इसके बाहर नहीं होते। आप है ना ऐसा डिजिट सोचो जिसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो लास्ट में वही डिजिट आ जाए, ठीक है। 0 तो पुट करना मत, क्योंकि 0 पुट करोगे ना तो ये सारे क्या आ जाएंगे, फिर 0 आ जाएगा, तो a को भी क्या लिखना पड़ेगा फिर अपने को 0, तो दोनों 0 0 अवॉइड किया करो, ठीक है। बाकी b को 2 पुट करना, देखो b को आप 2 पुट कर सकते हो, क्योंकि पता है क्या है 2 पुट करोगे ना 2 6 जा कितना होता है 12, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, सेम डिजिट आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 3 पुट करो, नहीं आएगा, क्योंकि 3 6 जा कितना होता है आपका 18 होता है, लास्ट में 3 आना चाहिए, नहीं आया। 4 पुट करो, b को क्या पुट करो 4, ऐसे ही फिर आप ओड नंबर इवन नंबर पुट कर देना, 6 पुट कर देना, 8 पुट कर देना, करके दिखाऊं कैसे। जो यहाँ पे पुट करोगे ना आप उसको 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद सेम डिजिट आना चाहिए, b इंटू 6 जो है ना आपका b आना चाहिए, समझ रहे हो आप मेरी बात। b इंटू 6 करोगे तो लास्ट में क्या आना चाहिए आपका 6 आना चाहिए, b आना चाहिए। देखो b को 2 पुट करो, 2 6 जा 12 आ गया ना 2, फिर b को 4 पुट करो, 4 6 जा 24 आ गया 4, 6 पुट करो, 6 6 जा 36 आ गया 6, 8 पुट करो, 8 6 जा कितना होता है 48 आ गया 8। यानी कि p को आपको या तो 2 पुट करना है, सो b क्या हो सकता है या तो 2, या b क्या होगा 4, या b क्या होगा 6, और या b क्या होगा आपका 8, इन चारों में से एक होगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि b को मैं अगर 4 पुट करता हूँ तो मेरा क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा। देखो b को 4 पुट करो, पुट क्या करो b को 4, 4 पुट करोगे ना तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा नीचे 4 4 4 आएगा। बस उसके बाद आपको सोचना है कि a को क्या पुट करें कि इनकी मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए। कोई भी बच्चा आसानी से सोच सकता है, देखो क्या 1 पुट कर सकते हो, 14 की 6 से मल्टीप्लाई करोगे ये थोड़े आएगा, ऐसे 2 से 3 से 4 से a को कितना पुट करना पड़ेगा आपको 7, 7 पुट करोगे ना इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका 444 आएगा, ठीक है। तो बस हो गया। अब कोई बच्चा सोचेगा कि b को हमने 2 क्यों नहीं पुट किया, चलो करके देख लेते हैं। b को अगर 2 पुट करोगे तो यहाँ क्या आना चाहिए 2 2 2 आना चाहिए। अब आप मेरे को बता दो a को क्या पुट करोगे कि 2 2 2 आ जाए, कुछ भी नहीं पुट कर सकते। कोई बच्चा 1 से स्टार्ट करेगा, 1 तो बेवकूफ़ी होगी क्योंकि 12 12 6 जा तो 72 होता है, 2 पुट करेगा 22 6 जा कितना होता है 132, यानी कि 2 से भी बात नहीं बनी। a को 3 पुट करो, a को कितना पुट करो 3, तो 32 6 जा ये भी कितना होता है 192, मतलब कि नहीं आया ना 222। 4 पुट करो, a को
4 पुट करोगे तो 4 2 6, 6 2 जा, और ये कितना आ गया 252। ये तो बड़ा हो गया ना 22 से, 222 से, तो मतलब कि ए बी को हम 2 नहीं पुट कर सकते, इसीलिए मैंने कहा था बी को क्या पुट करो, 4 पुट करो। ठीक है, अब आप आते हैं फेयर वर्क में। ये अपना क्या है, फेयर वर्क। रफ में तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीजें, ठीक है। पुट करोगे आप बी को कितना 4, बी को 4 पुट करोगे तो देखो ए 4 6, और बी को 4 लिखा है तो यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा 4 4 4। अब आपको सोचना है, नाउ यू नीड टू थिंक, मैं लिख दिया यू नीड टू थिंक, मतलब आपको सोचने की जरूरत है। किसके बारे में, अबाउट ए के बारे में सोचने की जरूरत है। ए क्या पुट करोगे कि ये इक्वेशन ट्रू हो जाए, तो ए को 1 पुट करके देखो, ए को 2 करके देखो, 3 पुट करके देखो, ए को लास्ट में क्या पुट करना पड़ेगा आपको 7। क्यों, क्योंकि 7 इंटू 4 इंटू 6 करोगे, 6 4 जा 24, कैरी 2, 7 6 जा 42, 42 और आपका 2 क्या होता है 44, आगे ना देखो आंसर। सो आंसर इज, आंसर क्या आ गया अपना A7 और B कितना 4, B कितना है आपका 4। बस यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब 8th क्वेश्चन देखो, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8th। ये तो मैंने करवा ही दिया ना, ये तो हो गया अपना, ये तो क्वेश्चन नंबर 7 है, डन। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 8। ये आसान है, क्यों आसान है, क्योंकि एडिशन का क्वेश्चन है, और एडिशन के क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ अपने को सोचने की जरूरत होती नहीं है। अब आप देखो खुद ही सोच लो कि 1 को बी को क्या पुट करें कि 0 आ जाए। भाई ये 0 नहीं है, ये 10 है, क्योंकि बी को आप कुछ भी पुट करोगे, 0 भी पुट करोगे तो भी 1 + 0 1 होता है, तो 0 कैसे आ गई, 0 नहीं है, ये कितना है बल्कि 10 है। तो बी को कितना पुट करना पड़ेगा, फिर कोई भी बच्चा बता देगा सर 9, क्योंकि 1 में 9 ऐड करेंगे तभी तो 10 बनेगा ना। तो बस बी को 9 पुट कर दिया आपने, तो ये कितना आ गया आपका बताओ 10, कैरी कितना आ गया 1, और बी को कितना पुट किया आपने 9, तो यहाँ पे भी कितना लिखना पड़ेगा 9। अब आप खुद ही बता दो ए को क्या लिखोगे फिर, देखो 1 तो कैरी है, 1 और 1 कितना हो गया 2, बनना कितना चाहिए 9, तो ए को कितना रखोगे फिर 7 रखोगे। इस तरह से आपको सोचना है। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ फेयर वर्क। ये तो आपका क्या है बच्चों, रफ वर्क है, सोचना है। फेयर वर्क है जो सोचने के बाद आपको लिखना है। ठीक है, फेयर वर्क में पुट करो आप बी को कितना 9, बी को 9 पुट करोगे तो A1 यहाँ पे 9, और इस बी की जगह भी कितना रखोगे फिर 9, 9 और 1 कितना होता है 10, 1 क्या बच गया आपका कैरी, कैरी यहाँ लेके आओगे। अब देखो 1 + 1 कितना होता है 2, 2 और चाहिए अपने को कितना 9, तो ए को कितना पुट करना पड़ेगा 7। अब पुट करो ए को कितना 7, अब देखो 7 पुट करोगे तो 7 1 1 9, तो कितना आएगा 90 आ गया। सो आंसर कितना आएगा अपना बताओ। सो आंसर इज, ए को आपने पुट किया 7 और बी को कितना पुट किया 9। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 8 का। ऐसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार बच्चों प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस के बाद ही ये क्वेश्चन आपको आ पाएंगे। ठीक है, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन में देखो हम क्या करेंगे, इसमें बहुत आसानी से कोई भी बच्चा पता कर लेगा कि ये 8 है और 1 से बड़ा है, तो बी को क्या पुट करोगे, मतलब कि 1 में क्या ऐड करोगे कि 8 आ जाए। कोई भी बच्चा बता देगा कि सर बी को हम 7 पुट करेंगे, बता दोगे ना आसानी से। देखो यही क्वेश्चन नहीं, इसके लिए मैं यहाँ पे रफ वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, रफ है ये। बी को 7 पुट करोगे तो देखो बी कितनी जगह है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, जितनी भी जगह है हर जगह बी को क्या लिखना पड़ेगा आपको 7 लिखो। 2a, बी को 7 लिखो, यहाँ a है, बी को क्या लिखोगे 7, जहां जहां b है उसकी जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा 7। अब आप खुद देख लो कि a क्या होना चाहिए। आप कहोगे सर 7 + 1 तो 8 होता है, नो डाउट हो गया। यहाँ पे 7 में क्या जोड़े कि 1 आ जाए, आप कहोगे सर 1 नहीं आ सकता, यानी कि ये 1 नहीं है, कितना है 11 है। 7 में क्या जोड़े कि 11 आ जाए, a को कितना पुट करना पड़ेगा 4। देखें यहाँ पे भी a को 4 पुट करोगे, ये 11 है तो 1 क्या होएगा कैरी, 2 + 1 कितना हो गया 3, 3 + 1 कितना हो गया 7, बात बन गई ना, 3 + 4 7। तो यहाँ पे अब क्या करना है आपको फेयर वर्क, यानी कि एक के बारे में सोचना है, दूसरा तो अपने आप ही निकल के आ जाएगा। ठीक है, पी को कितना पुट करोगे 7, कैसे पुट पता लगा मेरे को, क्योंकि 7 में 1 जोड़ोगे तभी तो 8 आएगा। पी को कितना लिखो 7, तो क्या बन गया 2a7 1 प्लस करो
बी को क्या पुट करो 718। अब आपको सोचना है कि क्या पुट करें ए को। इससे पता लग रहा है मेरे को कि 11 बनाना है। ए को क्या पुट करना पड़ेगा आपको 4 पुट करना पड़ेगा। ठीक है, करो 4 पुट। 2 4 7, ए की जगह 4 7 1 8 11 7 7 1 8 आ गया। सो आंसर कितना आएगा अपना, आंसर इज ए को कितना पुट किया अपने 4 और बी को कितना पुट किया था 7। बस ये एरो लगा के आंसर लिख दिया करो। 9th क्वेश्चन हो गया सोल्व आपका। अब ये देख लो क्वेश्चन नंबर 10, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है बस आपका। और अब आपको सोचना है इसके बारे में। मैं क्या करता हूँ, पहले रफ वर्क कर लेता हूँ। ठीक है, A09 पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 और ये क्या है अपना रफ वर्क है। अब मैं बताता हूँ कि कहाँ से सोचना स्टार्ट करना है। देखो एक क्वेश्चन ऐसा पहला भी आया था, प्लस करना है। ये ए है और ये बी है, 9 आना चाहिए। अब बताओ एक डिजिट होता सोचने के लिए, तब तो मैं सोच लेता। अब दोनों के बारे में मैं कैसे सोचूं कि दोनों को ऐड करने पे 9 आए। भाई आप कहोगे सर 9 तो 2 + 7 करने से भी आ सकता है। एक बच्चा कहेगा सर 2 + 7 क्यों, 3 + 6 करने से भी आ सकता है, 5 + 4 करने से भी आ सकता है। इसका मतलब कोई फिक्स नहीं है कि ए कितना आएगा और बी कितना आएगा, मतलब कि यहाँ से नहीं सोच सकते। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप अपनी नोटबुक में ये सारी चीज़ें लिख लेना। ठीक है, यहाँ से नहीं आइडिया लगा सकते, आपको सिर्फ आइडिया लगाना है, सोचना है। ठीक है, आइडिया नहीं लगा सकते कि ए को क्या लिखें और बी को क्या लिखें। क्यों, कंफ्यूजन है। 2 लिखें, 2 7 लिखें, 3 6 लिखें, 5 4 लिखें, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है यहाँ से। तो ठीक है, छोड़ दो इसको, कोई बात नहीं। अपना ये भी तो काम आएगा, ये रहा ए। अब देखो फिर वही बात बन गई बात यहाँ से। ए को कोई भी बच्चा बता देगा सर कि ये 0 नहीं है, ये 10 है ना। 0 नहीं है बल्कि ये कितना है, आगे 1 लगाओ 10। अब मैं बता दूंगा कि अगर ये 10 है तो फिर 2 में कितना ऐड करें कि 10 आ जाए, 8 ऐड करेंगे, है ना। पुट कर दो आप ए को कितना 8। अब बात बन गई बस, ए को 8 पुट करना। ए को अगर 8 पुट करोगे तो जहां जहां ए है वहां वहां 8 लिख दो। ठीक है, लिखो, इधर भी 8 लिखो, इधर बी लिखो, यहाँ 8 लिखो। अब देख लो, खुद ही देख लो आप, यहाँ अगर आपने 8 लिख दिया, 8 में क्या ऐड करें कि 9 बन जाए। आप कहोगे सर बी को क्या लिख दो 1, बात बन गई ना। ए को क्या लिखा 8, क्यों, यहाँ से पता लग गया मेरे को बीच वाली टर्म से। ठीक है, यहाँ से पता चलेगा, यहाँ से पता चलेगा कि ए इज इक्वल टू 8 पुट करना पड़ेगा। समझ के, बस अब आ जाओ फेयर वर्क के ऊपर। ये क्या है आपका फेयर वर्क है, जो हमें एग्जाम के अंदर एग्जामिनर के सामने करके दिखाना है। तो क्या होगा बताओ, पुट करो आप ए की जगह कितना 8, ए की जगह 8 पुट करोगे तो 1 2 8 6 8 बी और प्लस का साइन और 8 0 9। अब आपको क्या पुट करना पड़ेगा, देखो ये बी है, 8 में क्या ऐड करें कि 9 आ जाए। तो अब आप लिख देना पुट बी इज इक्वल टू 1। ये लिख के दिखाना है, जो भी मैं लिख रहा हूँ एज इट इज कॉपी करना है आपको, यूँ मान लो बस 1 2 8 6 8 1 और इन दोनों को ऐड करोगे 8 0 9 आ गया दोनों का। ठीक है, सो आप क्या लिखोगे a इज इक्वल टू 8 और b इज इक्वल टू 1। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आपका 16 चैप्टर पूरा खत्म हो गया। 16.1 आपकी जितनी ज़्यादा अच्छे से बच्चा कोई सोच पाएगा वो उतने आसानी से इन क्वेश्चन को सोल्व कर देगा। और 16.2 मैंने पहले लेक्चर में करवा दी थी, वो तो कोई भी बच्चा, उसको 6th क्लास का बच्चा भी आसानी से कर सकता है। डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चन है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। बाय बाय।